अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स या आइटरेटिव मेथड्स पढ़े हैं, चाहे वो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हों या फिर हमने भी दो मेथड्स जो पढ़े हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए पढ़े हैं। तो आइटरेटिव मेथड्स के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सेम है, वो पहले देख लेते हैं। राउंडिंग एरर हैव लेस इफेक्ट। जो आइटरेटिव मेथड होता है उसमें हमने अगर पॉइंट्स को राउंड ऑफ को कर दें तो राउंड ऑफ से जो एरर आता है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड है, ऑन द कंप्यूटर द स्टोरेज इज इकोनॉमिकल व्हेन द मैट्रिक्स इज स्पार्स। यानी मैट्रिक्स स्पार्स हमने पढ़ा था जब ज़्यादातर एंट्रीज होती हैं उसकी ज़ीरो होती हैं। अगर वो मैट्रिक्स इस तरह का है कि ज़्यादातर एंट्रीज उसकी ज़ीरो हैं तो कंप्यूटर पे जो स्टोरेज होती है वो लेस होती है। सेल्फ दीज आर सेल्फ करेक्टिंग मेथड। सेल्फ करेक्टिंग का मतलब है हम फर्स्ट अगर आइट्रेशन देखें तो वो उसका जो रिजल्ट है एग्जैक्ट सोल्यूशन से थोड़ा डिफरेंस होता है ज़्यादा। जब हम उसमें सेकंड आइट्रेशन करते हैं तो वो एग्जैक्ट सोल्यूशन से क्लोज होता जाता है। थर्ड आइट्रेशन में और ज़्यादा करेक्टिंग मेथड है। फोर्थ है, ईजियर टू प्रोग्राम एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन कंप्यूटर। अगर आपने इन मेथड्स को देखा हो, चाहे हमने बाइसेक्शन मेथड कर रही हूँ या न्यूटन रैप्सन मेथड कर रही हूँ या फिर रेगुलर फॉल्सिंग मेथड कर रही हूँ या अभी जो हमने गॉस सीडल मेथड पढ़ा और जैकोबी मेथड पढ़ा, उनमें ज़्यादा मुश्किल जो आपके पास ऑपरेशंस नहीं है, ज़्यादातर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही हैं। बस न्यूटन रैप्सन मेथड में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, उसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम डिफ़िकल्ट से ऑपरेशंस करें। सारे मेथड्स में फॉर्मूलाज जो भी दिए हुए मैक्सिमम उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड है। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो आसान है, तो उनको प्रोग्राम करना भी आसान है और उसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। तो ये हमारे पास आइटरेटिव मेथड्स के कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो है वो है डायगोनल डोमिनेंस थ्योरम। डायगोनल डोमिनेंस अभी दो मेथड्स जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनके लिए हमने किए हैं, चाहे वो जैकोबी मेथड था या गॉस सीडल मेथड था, दोनों में हमने पहले मैट्रिक्स को चेक किया है या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को चेक किया कि वो डायगोनली डोमिनेंट है। अगर नहीं है तो फिर उसको हम डायगोनल डोमिनेंट बनाते हैं। उस पर ये थ्योरम है कि जो डायगोनल डोमिनेंस होती है, यानी जो हमारे पास अगर डायगोनल में जो एलिमेंट हैं, जो कोफिशिएंट है वो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट के सम से ज़्यादा तो सिस्टम बनता है इक्वेशंस का आइटरेटिव फॉर्म में, वो हमें ज़्यादा कन्वर्जेंट यानी जो आंसर होते हैं वो कन्वर्ज जल्दी फास्टर कन्वर्जेंस देते हैं हमें। यहाँ पे गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, यानी हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में भी देखा, एक कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स अलग हो जाता है, एक्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं या अननोन्स आ जाता है जिनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इक्वल टू बी, और ये राइट हैंड साइड आ जाता है। एंड जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है अगर हम उसको जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू बी। Prove that in an iterative method the rapid convergence is guaranteed if aii greater or equal to summation I j is equal to 1 to n aij मॉडुलस। यानी वो कह रहे हैं कि रैपिड कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, हर नेक्स्ट आइट्रेशन पे जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट रिजल्ट से ज़्यादा क्लोज होता है, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। यानी वो जो असल रिजल्ट है उसको क्लोज जा रहा है हर आइट्रेशन में, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और रैपिड कन्वर्जेंस तभी गारंटी होती है अगर हमारे पास जो मॉडुलस वाला ये डायगोनल वाला एलिमेंट है, ए आई आई का मतलब है वो एलिमेंट जो 1 1 2 2 3 3 4 4 वाली फॉर्म में आ रहा है। डायगोनल एलिमेंट का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर होता है बाकी नॉन डायगोनल, यानी आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है वो एलिमेंट्स जो आई और जे इक्वल नहीं, यानी अगर आपके पास फर्स्ट वाला A11 है, A11 तो दूसरा जो है A12 होगा, तीसरा जो होगा A13 होगा, A13। ये आपके पास ए आई आई वाली फॉर्म है जिसमें दोनों जो रो और कॉलम जो सेम है। ये है ए आई जे वे आई नॉट इक्वल टू जे, ये भी ए आई जे है जहाँ आई और जे जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये आई है और ये जे है ये आपस में इक्वल नहीं है, आई है और जे है ये आपस में इक्वल नहीं है। इन दोनों आपस में इक्वल है तो उनको दोनों को आई आई लिख दिया। तो इन दोनों का जो सम है, समेशन का मतलब क्या है, सम, जे इज इक्वल टू 1 to n, यानी सारे जितने भी आपके पास बनते हैं उन सब का सम जो है, उनका मॉडुलस का सम जो है वो लेस हो या इक्वल हो डायगोनल वाले एलिमेंट के। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो रैपिड कन्वर्जेंस हमें गारंटी करता है। इसका प्रूफ जो है वो है स्टेप 1, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स of diagonally dominant then there is no loss of generality in the coefficient matrix, let x be the exact solution of the system ax is equal to b। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास सारे जो कोफिशिएंट
और x इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। और जो x के बार है वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और एक्स आई जो है वो किसी एक यानी एक्स पे बार जो ऊपर और नीचे दोनों बार दिया वो उन्होंने आपको बस बताया हुआ है कि फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ x1 का सोल्यूशन निकल गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हर इक्वेशन में x1 x2 x3 है, तो जितने भी x है उन सब का सोल्यूशन मिलके उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन बनता है। तो अगर वो एग्जैक्ट सोल्यूशन में x1 x2 अप टू सो ऑन xn कह रहे हैं तो उसका मतलब है ये सारे जितने भी रिजल्ट हैं वो हमारे पास उस सिस्टम का रिजल्ट बन रहा है। जैसे अगर हमारे पास x1 x2 x3 है तो सोल्यूशन क्या होगा, उन तीनों का x1 x2 और x3, ये सोल्यूशन पूरा बनेगा। जो x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू और x3, ये पूरा जो है वो रिजल्ट बनेगा। और एग्जैक्ट रिजल्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इक्वेशन में n वेरिएबल्स हैं तो क्या हो जाएगा, n वेरिएबल्स इस तरह वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये अगर 3 है तो हमारे पास 3 में आ जाएगा, और अगर n वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास ये n तक चले जाएंगे और t, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अब उनमें में से कोई एक वैल्यू ले लिया, फॉर एग्जांपल xi, इनमें के दरमियान में से कोई 1 2 3 4 कोई दरमियान में से वैल्यू ले लिया, जनरली उसको कह दिया xi, इसके दरमियान में से कोई, तो वो हमारे पास क्या बनती है, 1/ai bi माइनस समेशन 1 j इज इक्वल टू 1 to n j नॉट इक्वल टू i a i j x j पे बार। ये हम डिफरेंट करने के लिए लिख देते हैं। जो हम अप्रॉक्सीमेट से निकालेंगे उस पर हम बार नहीं लगाएंगे, और जो हम एग्जैक्ट वाला का निकाल रहे हैं उस पर हम बार लगा देते हैं एक्स जे पर, क्योंकि यही डिफरेंस होता है ना। जब एग्जैक्ट वाले होते हैं उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से हम निकाल रहे हैं x2 निकाल या x3 निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल x3 निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, x2 और x1 की वैल्यू चाहिए होती है। एग्जैक्ट में हमारे पास जो होगा वो x2 और x1 भी एग्जैक्ट ही होगा, तो हमारे पास x3 का रिजल्ट भी एग्जैक्ट ही निकलेगा। तो डिफरेंस कहाँ पे होगा, इन एक्सेस में, बाकी सारा कुछ वही सेम रहता है। जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम रहेगी, जो नंबर आपके पास कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी सेम रहेंगे। ये फॉर्म हमने जैकोबी मेथड में पढ़ी थी, जब हम जैकोबी मेथड का आइटरेटिव फॉर्म निकाल रहे थे तो ये वही फॉर्म उन्होंने ले लिया। सिंपल फॉर्म थी तो उन्होंने बस ये सिंपल, क्योंकि गॉस सीडल में फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो सिंपल फॉर्म लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स आई बार इज इक्वल टू ए आई आई इंटू बी आई माइनस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n जे नॉट इक्वल टू आई ए आई जे एक्स जे बार। बार इसलिए कि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो इससे भी एग्जैक्ट सोल्यूशन। अगर x1 और x2 एग्जैक्ट पुट करेंगे तो x3 भी हमारे पास एग्जैक्ट ही रिजल्ट निकलेगा। लेट द न्यूमेरिकल सोल्यूशन बी एक्स आई न्यू, ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, यानी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है जो हम जैकोबी या गॉस सीडल मेथड से निकालेंगे। ये वो है जो हम एग्जैक्ट मेथड यानी क्रैमर रूल से निकालिए फॉर एग्जांपल हमने, तो ये उसका रिजल्ट है। और ये हमारे पास एक्स आई जो आया या x3 जो था वो क्रैमर रूल से निकाला फॉर एग्जांपल, और ये हमने एक्स आई निकाला है जैकोबी मेथड से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बस हमने एक्स जे को है रिप्लेस कर दिया, क्योंकि क्रैमर रूल से हम एग्जैक्ट x1 x2 निकलेंगे और जैकोबी मेथड से हमारे पास x1 और x2 जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट निकलेंगे, एग्जैक्ट वाला नहीं निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट निकलेगा, तो एक्स जे पर बार नहीं होगी। लेट ई जे बी द अमाउंट ऑफ एरर इन द ट्रू सोल्यूशन एंड द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन यानी न्यूमेरिकल सोल्यूशन। एरर जो होता है, क्योंकि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट में फ़र्क तो होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, उनके दरमियान कुछ ना कुछ एरर होगा। तो एग्जैक्ट में से अगर हम अप्रॉक्सीमेट या न्यूमेरिकल सोल्यूशन को माइनस कर दे तो हमारे पास एरर आ जाता है। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2 ऑफ द राइट हैंड साइड, यानी हमने एक्स आई एग्जैक्ट सोल्यूशन में निकाला हुआ है और न्यूमेरिकल सोल्यूशन में निकाला हुआ है। एग्जैक्ट की जगह एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल की जगह न्यूमेरिकल वाली पुट करेंगे। तो एग्जैक्ट तो क्योंकि पॉजिटिव के साथ इसका कोई नेगेटिव साइन है तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी ये वाली टर्म जो है बी आई वाली नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप इस टर्म को देखो तो ये सेम है दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें क्योंकि ये जैसा है वैसे रहेगा, इस पर नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आपके पास ये नेगेटिव टर्म आ जाएगी ये वाली, और ये वाली टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला फैक्टर जो है ए आई जे तक इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ एक्स जे पे बार है और यहाँ एक्स जे पे बार नहीं है, और डिफरेंस ही हमारे पास एक्स से आता है। एग्जैक्ट में हमारे पास एग्जैक्ट एक्स आएंगे और अप्रॉक्सीमेट में अप्रॉक्सीमेट वाले एक्स आएंगे, तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ एक्स जे बार माइनस एक्स जे आ जाएगा, जे आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इस पर हम एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी एब्सोलूट वैल्यू। लेफ्ट साइड पे भी एब्सोलूट वाला मार्क जो सैम्पल है वो लगा दिया, और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड्स पे। अब ये जो ए आई आई नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इन सब पे हमने सेपरेट कर लिया, इस पर अलग कर लिया मॉडुलस और इन सब पे अलग कर लिया।
अब ये और ये वाली जो पार्ट था वो तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई में हम मॉडुलस अलग करते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी आती है। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो सम हो रहे हैं। जहाँ सम या डिफरेंस आता है तब हम सेपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है इक्वालिटी। तो जब हम इस पर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास इक्वालिटी की बजाय इनइक्वालिटी यानी लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ समेशन पे सेपरेट कर रहे हैं इसको। तो हर टर्म पे अलग हो जाएगा, और जब हम इनइक्वालिटी मॉडुलस के साइन पे को सेपरेट करते हैं प्लस या माइनस पे, तो हमारे पास इक्वालिटी जो होती है वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास क्या, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हम क्या देते हैं ए आई जे, वो सेम ही आ जाएगा। एक्स जे माइनस बार के साथ और माइनस एक्स, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स जे और अप्रॉक्सीमेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर ही कहते हैं। जो फ़र्क होता है वो एरर होता है, इसको हम ई जे से रिप्लेस कर देते हैं, यानी एरर इन दोनों टर्म्स में जो एरर था वो ई जे आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हम सिर्फ एक फॉर्म निकालनी है ना, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं मैक्सिमम से, यानी जो हमारे पास ये बन रहा है ए आई जे सॉरी, और ये डिवाइड बाई ए आई आई, इसका जो रिजल्ट है हम इसको मैक्सिमम वाले रिजल्ट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये साइड ग्रेटर है। अगर इसको हम मैक्सिमम वाली क्योंकि आई और जे रिप्लेसमेंट हो रही है ना, आई की भी वेरिएशन है और जे की भी वेरिएशन है, 1 है 2 है 3 है, तो इनमें से अगर हम उसको मैक्सिमम वाले से रिप्लेस कर दें तब भी ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी रह जाएगी। तो हम डेल्टा ले लेते हैं कोई नंबर जो मैक्सिमम है इन सब का, यानी ए आई जे इसको न्यूमरेटर में ले लिया और इसको डिनोमिनेटर में ले लिया इन दोनों का, और ये मॉडुलस की वजह से क्या है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले फैक्टर को ए आई जे सेपरेट कर लिया और इसकी जो कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया। ए आई आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, और ये सम भी हो रहा है साथ, तो इसके साथ सम भी आता जाएगा। जो जितने भी सम है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास राइट हैंड साइड बड़ा है, अगर इस राइट हैंड साइड को हम और मैक्सिमम नंबर से रिप्लेस करें तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी, ये वाली चीज़ लेस ही रहेगी और ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर ही रहेगी तब भी। तो हम जे की जगह उसकी वेरिएशन पुट कर देते हैं। ये जे की जगह आपके पास 1 जे सॉरी आई की जगह हमने इसकी वेरिएशन पुट की, जे की जगह नहीं, आई 1 जे 2 जे 3 जे अप टू सो ऑन, ये आपके पास टोटल आ गया। नीचे आपके पास एन जे आ गया, नीचे आपके पास 1 1 2 2 और ये आई आई से टोटल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये आई जे आ जाएगा। यहाँ अगर हम एन तक ले रहे हैं तो फिर एन एन आ जाएगा। अगर हम मैक्सिमम ले रहे हैं कि वो आई है लास्ट वाला, तो आई, और इस पूरे रिजल्ट को हमने इसके मैक्सिमम से चेंज करें, क्योंकि हमने लेट किया था कि डेल्टा जो है वो मैक्सिमम है। तो अब ये ए आई जे मॉडुलस डिवाइड बाई ए आई आई मॉडुलस जो है उसको हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्मॉल ही रहेगा, और राइट हैंड साइड, क्योंकि जब हम रिप्लेस करेंगे इसको मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करें तो ये वाली चीज़ लेस हो जाएगी और ये वाली चीज़ और ग्रेटर हो जाएगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म थी वो वैसे भी लेस ही रहेगी। तो हमने ई आई न्यू जो था मॉडुलस लेस देन डेल्टा ई जे आ रहा है। इफ डेल्टा इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 विच इज़ द केस ऑफ डायगोनल डोमिनेंस, और डायगोनल डोमिनेंस हम वो यही कह रहे हैं कि जो डेल्टा होता है वो लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होता है। ये क्या होता है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है, और ये जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट होता है, और ये वाला एलिमेंट जो होता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। डायगोनल डोमिनेंस, अगर डायगोनल डोमिनेंस हो तो ए आई आई वाला एलिमेंट बड़ा होता है और ये वाला जो एलिमेंट होता है वो स्मॉलर होता है। जब स्मॉलर एलिमेंट को हम ग्रेटर एलिमेंट पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। लेकिन हमारे पास ये चीज़, क्योंकि इक्वालिटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सम जो है वो लेस देन हो डायगोनल वाले एलिमेंट से, वो इक्वल भी आ सकता है। अगर हमारे पास बाकी सबका सम और वो ए आई जे आपस में इक्वल हैं तो फिर वो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो ज़्यादातर केसेस में हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है ग्रेटर होता है और ये वाला एलिमेंट जो होता है वो स्मॉलर होता है। तो स्मॉलर को अगर ग्रेटर पे डिवाइड करें तो आंसर हमेशा लेस देन 1 होता है, और एक केस के अगर ये आपस में इक्वल हो जाता है तो हमारे पास आंसर 1 भी आ सकता है, विच इज़ केस ऑफ डायगोनल डोमिनेंस। और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको 1 या लेस देन 1 से रिप्लेस करें, 1 भी आ जाएगा तो भी ये चीज़ जो है इससे लेस ही है ना, 1 रख देंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, और अगर हम 1 से लेस रखें तो ये लेस ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए आई न्यू
लेस देन और इक्वल टू ई जे, यानी 1 हमने रिप्लेस कर दिया इसको मैक्सिमम केस, यानी डेल की जगह हमने 1 रिप्लेस करके इसको ये वाली फॉर्म बना ली है, क्योंकि वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है या उससे लेस रह सकता है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। 7 इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस बिकॉज एट ईच आइट्रेशन द न्यू एरर इज लेस देन द प्रीवियस वन, यानी वो कह रहे हैं कि हर आइट्रेशन में यानी न्यू एरर है वो लेस देन है वो प्रीवियस एरर से, और हमारे पास यही कन्वर्जेंस होती है कि हमारे पास नेक्स्ट जो आइट्रेशन है उसमें एरर पिछली वाली आइट्रेशन से लेस हो, यानी जो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर सेकेंड आइट्रेशन में आता है वो फर्स्ट आइट्रेशन से ज़्यादा क्लोज हो रियल एग्जैक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्जैक्ट आंसर 0.5 है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में 0.7 आता है तो नेक्स्ट आइट्रेशन में उससे 0.7 से कम आए, यानी 5 और 7 के दरमियान में हो, तो वही हमारे पास है कन्वर्जेंस। बिकॉज एट ईच आइट्रेशन द न्यू एरर इज लेस देन द प्रीवियस वन एंड व्हेन डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1 देन हमारे पास ये वाला जो डेल्टा की वैल्यू है वो भी लेस देन 1 होगी, और अगर इस आई को हम जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ai ग्रेटर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें लेस हो जाएंगी, या इसको हम अरेंज करके लिख लें तो ai ग्रेटर और इक्वल टू दिस फैक्टर वेयर i इज इक्वल टू 1 to n विच इज़ द केस फॉर डायगोनल डोमिनेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ द पेयर ऑफ इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने आपको रीअरेंज करके दे दिया कि x1 जो है वो हमने ऐसे ही लेना है 3 माइनस 2x2, और x2 जो लेना है वो 4 माइनस 3x1, ये रीअरेंज करके उन्होंने खुद से दे दिया। अब हमने अपनी मर्जी से अरेंज नहीं करना उसको, उन्होंने कह दिया x1 यही है और x2 यही है, इसको यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। अप्लाई जैकोबी मेथड टू अरेंजमेंट ए, यानी जो अरेंजमेंट हमें गिवन है ये वाली ए अरेंजमेंट, उसी पर हमने जैकोबी मेथड अप्लाई करना है और उसी पर हमने गॉस सीडल अप्लाई, दोनों अप्लाई करके ये बताना है कि कौन सा मेथड जो है वो रैपिडली कन्वर्ज होता है। अब अगर आप देखो तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास डायगोनल डोमिनेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें अरेंजमेंट दी है वो अब हम वही लेंगे, हम उसको डायगोनल डोमिनेंस चेक नहीं करेंगे, हम यही वाली अरेंजमेंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैकोबी मेथड में क्या होता है, दोनों मेथड में हम जो फर्स्ट आइट्रेशन होती है यानी फर्स्ट स्टार्टिंग सोल्यूशन होता है उसको हम 0 0 कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 1.01 1.01, तो हम स्टार्टिंग सोल्यूशन जो लेंगे x1 और x2 दोनों का 1.01 लेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में जैकोबी में हम यही पुट करेंगे, रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट निकल जाएगा, फिर वही फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट हमने सेकंड में पुट करना है। जैकोबी और गॉस सीडल में ये डिफरेंस होता है कि हमारे पास अगर न्यू वैल्यू निकल भी गई है और वो आगे यूज़ हो रही है तो हम पिछली आइट्रेशन वाली वैल्यूज यूज़ करते रहते हैं। अब x1 और x2 गिवन है, ये a वाली जो हमारे पास अरेंजमेंट थी, x1 हमने 1.001 पुट करना है और x2 भी 1.01 पुट करना है, 1.01 एंड x2 भी 1.01। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने x की जगह जो हमारे पास था यहाँ पे अरेंजमेंट थी 3 माइनस 2x2 एंड 4 माइनस 3x1, 3 माइनस 2x2 और 4 माइनस 2x1 हमने x2 की जगह भी पुट कर दिया 1.01 और x1 की जगह भी, तो हमारे पास x1 का आंसर आ गया 0.98 और x2 का आ गया 0.97। सेकेंड आइट्रेशन में हमने क्या करना है, x2 की जगह यही वाला आंसर और x1 की जगह 0.98 पुट कर देना, न्यू रिजल्ट आ गया हमारे पास। थर्ड आइट्रेशन में क्या करना है, थर्ड आइट्रेशन में x1 की जगह आपने 0.106 और x2 की जगह 1.06 पुट कर देना और ये न्यू आंसर आ गए। इस तरह फोर्थ में आपने ये दोनों आंसर चेंज करना है। जैसे आपके पास यहाँ पर x1 का आंसर 1.36 आ गया और x2 में x1 पुट भी करना है, लेकिन आप ये न्यू वाला नहीं पुट करेंगे, आप पुराने वाला पिछली आइट्रेशन वाला ही पुट करेंगे, न्यू आइट्रेशन वाला पुट हमने नहीं करना। ये पूरी आइट्रेशन हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करनी है। इसी तरह ये 1.36 फिफ्थ आइट्रेशन में पुट कर देनी है, यहाँ पे जो आपके पास 1.36 और यहाँ पर भी 1.36 पुट करना है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 6 आइट्रेशंस के बाद आंसर आएगा 3.16 एंड 3.16। नेक्स्ट है, इसको हम कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं। अगर आप चेक करो तो आपके पास रिजल्ट कहाँ से निकला है, 1.01 से आपके पास रिजल्ट कहाँ चला गया 1.01, फिर आपके पास रिजल्ट आ गया था 1.06, उसके बाद 0.88। पहले वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस के बाद वो वापस से ग्रेटर हो रहा है, तो ये डाइवर्ज हो रहा है।
यानी एक वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा, विच इज़ डाइवर्जिंग, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप x1 में ही देखो ना, तो यहाँ पे 1.01 था, 0.98 था, 1.06 था, 0.88 था, 1.36, 0.28, तो कभी वो कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, वो एक वैल्यू के क्लोज नहीं जा रहा, इसका मतलब है डाइवर्ज कर रहा है। x2 में भी अगर आप देखो 1.01 है, 1.097 0.97 है, 1.06 है, 0.82 है, 1.36 है, तो ये हमें डाइवर्जिंग सोल्यूशन दे रहा है। कन्वर्ज करता तो इसका मतलब क्या था, अगर आपके पास स्टार्ट में 1.01 था तो वो नेक्स्ट में आपको एक आंसर देता, उससे नेक्स्ट में वो उससे और क्लोज जाता, उससे और क्लोज जाता। यहाँ पर वो कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ डाइवर्जिंग। अब यही हमने क्या करना है, गॉस सीडल में करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वही दोनों रहेंगी। अब हमने क्या किया, x1 में पुट किया, x1 स्टार्टिंग सोल्यूशन था 1.01, इससे हमारे पास 1.01 पुट करने से x1 का आंसर आ गया 0.98, और हमने x2 में x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम वो स्टार्टिंग सोल्यूशन वाली पुट नहीं करेंगे, हम जो नेक्स्ट इसी आइट्रेशन में हमें न्यू वैल्यू मिल गई है 0.98, वो पुट कर देंगे। सेकेंड आइट्रेशन में हमने x1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे x2 पुट करना था, वो हमारे पास न्यू तो नहीं था, लेकिन हम पिछला वाला पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास न्यू x1 आ गया। अब x2 में हमें x1 की ज़रूरत है, तो हम x1 की जगह ये न्यू वाला x1 पुट कर देंगे। इसी तरह थर्ड आइट्रेशन में, फोर्थ आइट्रेशन में, फिफ्थ आइट्रेशन में, सिक्स आइट्रेशन में आपके पास ये आंसर आ गया -154.52, 467.56। आफ्टर सिक्स आइट्रेशन द गॉस सीडल मेथड solution vector is, ये आपके पास आ गया। इट इज़ क्लियर दैट गॉस सीडल मेथड डाइवर्जेस बट मोर रैपिडली देन जैकोबी आइटरेटिव मेथड। यहाँ पे भी डाइवर्ज हो रहा है। अगर आप देखो 1.06 से स्टार्ट हुआ, कहाँ वो कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी नेगेटिव में चला गया, लेकिन सिक्स आइट्रेशन में देखो तो आंसर में कितना डिफरेंस है। अगर जैकोबी मेथड में 1 से लेके 3 तक चला गया था, तो ये 1 से -154 पे चला। पर सेकंड में भी यही था, डाइवर्ज हो रहा है, आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, आंसर दूर चले गए हैं, लेकिन सिक्स आइट्रेशन में बहुत क्लियरली वो काफ़ी डिफरेंस आ गया है, लेकिन जैकोबी मेथड में इतना डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब है कि गॉस सीडल मेथड डाइवर्ज करता है ज़्यादा रैपिडली जैकोबी मेथड से, कन्वर्ज भी ज़्यादा फास्ट करता है और डाइवर्ज भी ज़्यादा फास्ट करता है। और डाइवर्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन में उन्होंने आपको फर्स्ट बता दी थी, वो आपके पास अरेंज फॉर्म में नहीं थी, डायगोनल डोमिनेंस नहीं थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके आएंगे फर्स्ट में, और इसको सेकंड में लेके आएंगे, यानी 3x1 + x2, क्योंकि यहाँ पे ai वाला एलिमेंट ये बड़ा है और यहाँ पे ये बड़ा है। अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज करेगा, और तब भी हमारे पास जो जैकोबी मेथड है वो ज़्यादा स्लो कन्वर्ज करेगा, और जो गॉस सीडल मेथड है ज़्यादा फास्ट कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस, जैकोबी मेथड जो है स्लो है, और गॉस सीडल मेथड जो है वो फास्टर है, वो रैपिड कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज भी। तो आज के लिए हमने यही एक क्वेश्चन करना था और थ्योरम करना था। नेक्स्ट जो है इससे आगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।